स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए थे। ट्रेडिंग के साथ साथ उन्होंने कैसे यहाँ पे अपनी टेरिटरी अपना जो साम्राज्य है उसे इस्टेब्लिश किया। औरंगज़ेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स। जो मुग़ल रूलर्स थे उनमें औरंगज़ेब सबसे आखिरी सबसे लास्ट पावरफुल रूलर थे। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। तो उन्होंने यहाँ जो आज का प्रेजेंट इंडिया है इसके बहुत बड़े पार्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया था। 1707 में उनकी डेथ के बाद जब उस टाइम जो भी गवर्नर थे, जो जिन्हें सूबेदार कहा जाता था, और जो बड़े ज़मींदार थे वो असर्ट होने लगे। मतलब वो अपनी पावर को शो करने लगे थे। उन्होंने वहाँ पे अपनी जो रीजनल किंगडम्स हैं वो इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी। ये वैसे आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. तो जैसे जैसे ये जो उन्होंने अपनी पावर को शो करते हुए जो रीजनल किंगडम्स बनाई थी, जैसे जैसे वो इस्टेब्लिश होने लगी थी, तो जो दिल्ली में उनकी सेंट्रल पावर थी वो भी इफ़ेक्ट होने लगी थी। वो होती भी क्यों ना, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जो औरंगज़ेब के बाद जो भी रूलर्स हुए थे वो वीक थे। उनकी वीकनेस की वजह से जो सेंट्रल पार्ट है वो भी वीक हो गया था। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. तो जो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो यहाँ की पॉलिटिक्स थी, यहाँ पे एक नई पावर उठने लगी थी, एमर्ज होने लगी थी। वो थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। उन्होंने यहाँ पे एक छोटी कंपनी शुरू की थी और उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ के जो एरियाज़ हैं उन पे उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वो इतने वास्ट एम्पायर के ओनर बन गए, उन्होंने यहाँ पे सब तरफ अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस चैप्टर में हम यही सब देखेंगे कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ पे आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो यहाँ पे ये जो बहादुर शाह जफ़र है ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे। जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि जो औरंगज़ेब थे वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे। उनके बाद जो रूलर्स हुए थे वो काफ़ी वीक थे। उनमें जो बहादुर शाह जफ़र थे ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे। आफ्टर औरंगज़ेब देयर वॉज नो पावरफुल मुग़ल रूलर बट मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पोर्टेंट। तो जो औरंगज़ेब के बाद जितने भी जो रूलर्स हुए थे मुग़ल वो पावरफुल नहीं थे, लेकिन जो भी एम्परर्स थे उन्होंने इस अपने जो उनका साम्राज्य था उसकी इम्पोर्टेंस को बनाए हुए थे वो लोग। When a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. तो जब 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एक मैसिव रेबिलियन जो कि भारी विद्रोह शुरू हो गया था, उसको उन रेबिलियंस ने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर मान लिया था। और जब इस विद्रोह को, जब इस रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया गया, कंपनी ने इसे ख़त्म कर दिया था, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को फोर्सली अरेस्ट कर लिया था और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं। और उनके सामने ही उनके बेटे जफ़र को मार दिया गया था। नेक्स्ट पेज पर हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो उस समय इंग्लैंड की
क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे उन्होंने एक चार्टर ग्रांट करवाया था। चार्टर का मतलब होता है रिटन में परमिशन लेना। तो उसमें उन्होंने ये परमिशन दी थी उन्हें कि जो ये ईस्ट में मतलब इंडिया की तरफ ईस्ट में जो वो ट्रेड करेंगे उस पर उनका सोल राइट होगा। सोल राइट मतलब एकाधिकार, अकेले का अधिकार होगा। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका मतलब ये था कि दूसरी कोई भी इंग्लैंड की कोई भी जो कंपनी होगी, ट्रेडिंग कंपनी होगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को compete नहीं कर सकती थी। With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. तो इस चार्टर के सहारे, इस चार्टर के बेस पर जो ये कंपनी थी ये सी क्रॉस करके नए नए एरियाज़ को ढूंढ सकती थी, वहाँ से चीप प्राइस पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें ख़रीद कर उन्हें यूरोप में हाई रेट पर उन्हें सेल कर सकती थी। तो कंपनी को दूसरी जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थी उनसे कंपटीशन का कोई डर नहीं था। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. तो जो ये मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी ये उस समय कंपटीशन ना होने की वजह से ही प्रॉफिट कमा सकती थी। अगर कोई कंपटीशन नहीं हो तो वे इन गुड्स को चीपर रेट पर बाय करती, उन्हें खरीद कर और हायर प्राइसेस पर सेल कर सकती थी। अब यहाँ पे देखिए मर्केंटाइल का मीनिंग दिया गया है, ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। मतलब कि जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ है, एक ऐसा बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ जो कि चीज़ों को, गुड्स को कम कीमत पर उन्हें चीप रेट पर बाई करता है गुड्स को और हायर प्राइसेस पर सेल करके प्रॉफिट लेते हैं। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern market. तो जो ये रॉयल चार्टर उन्हें मिला था इसमें उन्हें ये कहा गया था कि इंग्लैंड की तरफ से कोई भी ट्रेडिंग कंपनी उनसे compete नहीं करेगी, लेकिन वो दूसरी कोई भी यूरोपियन कंपनीज को यहाँ आने से नहीं रोक पाए थे। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. तो जब ये इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते हुए, इंडियन ओशन को पार करते हुए इंडिया में आए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्टुगीज़ है, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश किया हुआ था और गोवा को उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. तो जो वास्को डे गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, उसने इस सी रूट को 1498 में डिस्कवर किया था, इंडिया के रास्ते को उसने। और जब वो सबसे पहले उतरे थे वो थी जगह कैलिकट। उसके बाद जो डच थे वो इंडिया आए, वो पुलिकट से आए थे 1595 में, और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी ट्रेडर्स जो कि पौंडीचेरी में आए थे 1664 में। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. अब कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ऐसी चीज़ें ही ख़रीदना चाहती थी जिनकी कि यूरोप में ज़्यादा डिमांड हो। यूरोप के मार्केट में क्या था कि वहाँ पे जो फ़ाइन क्वालिटी का कॉटन था और सिल्क था, उसके लिए काफ़ी बिग मार्केट अवेलेबल थी यूरोप में। उसके अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिनामन टू वर इन ग्रेट डिमांड, और जो स्पाइसेस थे ये, इनकी भी वहाँ पे ग्रेट डिमांड थी। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज
inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. तो यूरोपियन कंपनीज के बीच जो ये दूसरी और कंपनियां भी आ गई थी, जो डच भी आए थे, फ्रांसिस भी थे, तो इनके बीच में जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो इंडिया में भी इन चीज़ों की जो रेट थे वो भी बढ़ने लगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उस चीज़ का प्राइस भी अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इससे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मिलने वाला प्रॉफिट था वो कम होने लगा था, क्योंकि नेचुरल सी बात है, फिर प्रॉफिट जो सब में बढ़ जाएगा। तो अब इन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, इनके फ्लरिश होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इनके बढ़ने का, इनके फलने फूलने का एक ही कारण था, एक ही था कि ये लोग क्या करें कि जो इनकी राइवल कंपटीटर्स हैं उन्हें वो एलिमिनेट करें, कि उन्हें वो नष्ट कर दें या ख़त्म कर दें। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। तो क्या हुआ फिर इसके बाद, इन कंपनीज़ के बीच में वहाँ मार्केट पर कंट्रोल को लेकर आपस में कंपटीशन शुरू हो गए और इनके बीच लड़ाइयों की शुरुआत हो गई। 17 और 18th सेंचुरी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जो शिप्स होते हैं उन्हें डुबो देती थी, उनके जो रूट्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता था, जिससे कि क्या होता था कि जो अब जैसे कि पोर्टुगीज़ है, अगर वो यहाँ से सस्ते में सामान खरीद कर अपने देश लेकर जाना चाहें तो उनके जो रास्ते होते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता था, जिससे कि गुड्स की सप्लाई रुक जाती थी। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो अब ये जो व्यापार था, अब ये जो ट्रेडिंग थी वो आर्म्स के बेस पर चल रही थी, कि हथियारों की मदद से चल रहा था, और जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उन्हें भी फोर्टिफिकेशन से प्रोटेक्ट किया जा रहा था। फोर्टिफिकेशंस का मतलब होता है चारों तरफ चार दीवारी या किलेबंदी बनाना। This efforts to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflicts with local rulers. अब इसका रिज़ल्ट एक और क्या हुआ कि जो ये इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी या दूसरी और कंपनीज़ ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या था, जो लोकल रूलर्स थे वो इनसे नाराज़ हो गए, उनसे इनका टकराव होने लगा, उनसे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो इस तरह से जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी को व्यापार, अपने ट्रेड और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलग रखना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोकल रूलर्स थे और उन्हें ये लगा कि लोकल रूलर्स ने ये किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि या तो लोकल रूलर्स को जो उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट हो, या फिर इन इश्यूज़ को वो इन इश्यूज़ पर वो इंटरफेयर करें। तो कुछ लोकल रूलर्स को क्या था कि कंपनी ने ब्राइब दिया, रिश्वत दी उन्होंने, ताकि वो उनके पपेट बन जाएं और उनकी मर्ज़ी से वो लोग काम कर सकें। अगर वो उनके पपेट बन जाते तो फिर वो उन्हें ट्रेड सेटअप करने में उन्हें हेल्प हो जाती। और इन्होंने ये सबसे पहले जो अपना काम था वो कहाँ से शुरू किया था, ये काम उन्होंने शुरू किया था बंगाल से। द नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. जो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में जो हुगली रिवर है उसके बैंक पर सेटअप हुई, उसके किनारे सेटअप हुई थी। This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. तो ये एक बेस बनाया था उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री ने। तो जो कंपनी के व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अपना काम यहाँ से चलाते थे। इन जो व्यापारी थे, इन ट्रेडर्स को उस टाइम में फैक्टर्स कहा जाता था, क्योंकि ये फैक्ट्री को ऑपरेट करी, क्योंकि ये फैक्टर ऑपरेटर होते थे, ये उसे ऑपरेट करने का काम करते थे फैक्ट्री को। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट were stored and it had offices where company officials sat.
तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो फैक्ट्री थी उन्होंने वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश किए थे, वो बनाए थे उन्होंने। वेयर हाउसेज क्या होते हैं, जहाँ पे कि जो गुड्स होता है, जो सामान या चीज़ें होती हैं, उन्हें स्टोर किया जाता था। यहाँ पर उनके ऑफिसेस भी थे और कंपनी ने वहाँ पे अपने ऑफिशियल्स सेट किए थे, अपने जो उनके ऑफिसर्स थे उन्हें सेट किया था। Trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. तो जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता गया, जैसे जैसे कंपनी का व्यापार फैलता गया, तो कंपनी ने जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्हें परस्यूट करना शुरू कर दिया, कि उन्हें मनाना या उन्हें राजी करना शुरू कर दिया कि वो फैक्ट्री के आसपास आकर रहने लगें। By 1696, it began building a fort around the settlements. 1696 में तो जहाँ पे जैसे वो व्यापारी लोग रहने लगे थे, वहाँ चारों तरफ उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाना शुरू कर दिया। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. तो लगभग 2 सालों बाद जो मुग़ल ऑफिसर्स थे उन्हें कंपनी ने ब्राइब देना की रिश्वत देना शुरू कर दिया। क्यों दी उन्होंने रिश्वत? उन्होंने ये रिश्वत जो 3 गांव थे, जो 3 विलेजेस थे, उनके ज़मींदारी राइट्स को ख़रीदने के लिए उन्हें रिश्वत दी थी। अब ज़मींदारी राइट क्या होते हैं? जैसे कि जो दीवानी, जो आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं कि वो 3 जो राइट्स थे, इसमें क्या होता है कि जो ये अगर उन्हें ज़मींदारी के राइट्स मिल जाएंगे तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उन्हें राइट वो भी मिल जाएगा। वन ऑफ दीज वाज कैलिकट विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता। उस समय जो कि एक गांव था कैलिकट, जो कि बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने जो मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, उनको भी इस बात के लिए तैयार कर लिया था, और जो औरंगज़ेब थे उन्होंने भी कंपनी को बिना जो ये ड्यूटी फ्री जो एक ट्रेड करने का राइट देने का फरमान ग्रांट कर दिया। बिना ड्यूटी फ्री का मतलब टैक्स फ्री करने का उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी थी। अब यहाँ पे देखिए जो फरमान है इसका मतलब क्या होता है? ए रॉयल एडिक्ट, ए रॉयल ऑर्डर। जो फरमान है वो रिटन में एक शाही आदेश होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जो औरंगज़ेब ने कंपनी को जो ये राइट दिया था ट्रेड करने का, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, ये सिर्फ इन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, किसी और कंपनी के लिए ये नहीं था। The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. Aurangzeb's farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free. तो कंपनी ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे कंसेशन और जो भी प्रिविलेजेस उन्हें मिली हुई थी उनको और ज़्यादा मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इस टैक्स फ्री व्यापार के साथ साथ जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे वो लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो औरंगज़ेब ने जो फरमान में कहा था कि उन्होंने ये सिर्फ कंपनी को राइट दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए, बट जो दूसरी कंपनीज थी उनके ऑफिसर्स जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे उन्होंने भी ड्यूटी पे करने से मना कर दिया था, उसे भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब उनके इस पे को रिफ्यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल था उसे क्या राजस्व वसूली में जो ये उन्हें रेवेन्यू मिलता था उसमें जब बहुत ज़्यादा कमी आ गई, क्योंकि ऐसा तो होना ही था। जो स्टेट्स थे उस समय या जो भी प्रांत थे, सूबे थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्निंग का उनका सोर्स ये रेवेन्यू ही होते थे। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। उस समय जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, तो वो इसका विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी अर्निंग्स ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे आपको फिगर 3 में दिखाया गया है कुछ लोकल बोट्स हैं जो कि मद्रास के जहाज़ों से सामान को लाती हैं, और ये जो डायग्राम जो ये चित्र है ये बनाया था विलियम सिम्पसन ने 1867 में।
हमारा टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि कंपनी ने ट्रिब्यूट देने से, ये टैक्सेस देने से मना कर दिया था, लेकिन रूलर्स के लिए ये जो रेवेन्यूज़ थे, ये जो टैक्सेस होते थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे, क्योंकि इन रेवेन्यूज़ के थ्रू ही वो रूल करते थे, अपनी मासेस यानी अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए काम करते थे, आर्मी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते थे, और क्या था कि ये एक ऑर्गेनाइज वे में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। तो कंपनी ने जब टैक्सेस या रेवेन्यू देना रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर ये रूलर्स के साथ उनकी बैटल्स स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर हम ये रीज़न जान लेते हैं कि ये जो बैटल्स है वो क्यों शुरू हुई। Through the early 18th century, the conflicts between the company and the Nawabs of Bengal intensified. तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कंपनी और जो बंगाल के लोकल नवाब थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे, क्योंकि क्या था कि जो औरंगज़ेब था उसकी डेथ के बाद बंगाल के नवाब थे वो अपनी पावर भी दिखाने लगे थे। उनमें बंगाल के नवाब थे, उनमें क्या था कि जो उनकी रीजनल पावर्स थी उनकी भी ये ही मर्ज़ी थी, जो वहाँ की रीजनल पावर्स थी, जो दूसरी इन नवाब्स के अलावा वो भी अपनी अपनी पावर को दिखाने लगे थे। तो जो मुर्शीद कुली खान के बाद, जो कि बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, उनके बाद जब अली वर्दी खान और जो बंगाल के नवाब बने थे, और अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला जब नवाब बने थे बंगाल के, तो ये जो तीनों नवाब थे ये तीनों ही काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी पावरफुल थे, और ये तीनों ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। इन्हें भी जो उनसे रेवेन्यू चाहिए था। They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. तो जो ये नवाब थे इन्होंने क्या किया था कि कंपनी को जो भी राइट्स थे उनके बदले इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने कंपनी को जो भी कंसेशंस थे वो ग्रांट करना मना कर दिया उससे में, और दूसरा कंपनी को राइट्स देने के बदले कंपनी से ट्रिब्यूट्स मांगे, उन्हें जो कॉइन थे उनको मिंट करने का राइट नहीं दिया, सिक्के बनाने का उन्हें राइट नहीं दिया, और जो फोर्टिफिकेशन वो लोग कर रहे थे, जो सेटलमेंट्स वो लोग बना रहे थे, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। और क्या था कि कंपनी पर उन्होंने धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो अंग्रेज़ों की वजह से, जो इस ब्रिटिश कंपनी की वजह से बंगाल सरकार को जो कम रेवेन्यू मिलता जा रहा है, उससे इन जो नवाब थे इनकी पावर कम पड़ती जा रही है। कंपनी जो थी वो टैक्स और जो भी रेवेन्यू देने को तैयार नहीं थी। तो अब कंपनी ने क्या किया, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब्स एंड हिज ऑफिशियल्स। तो कंपनी ने क्या किया कि टैक्सेस पे करने से मना कर दिया, ट्रिब्यूट्स देने से मना कर दिया, और जो डिसरिस्पेक्टफुली जो लेटर्स थे वो लिखे, और जो नवाब्स थे उन्हें ह्यूमिलेट करना, उनकी इंसल्ट करना भी शुरू कर दिया था, और उनके ऑफिसर्स की भी। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. तो कंपनी का ऐसा मानना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ऐसा कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स थे, जो लोकल अधिकारी थे, उनकी जो डिमांड्स थी वो बेकार की थी। इसकी वजह से उनका जो ट्रेड था, जो उनका व्यापार था वो ख़त्म हो रहा था। उनका जो ट्रेड था वो तभी फ्लरिश कर सकता था जब वो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के नवाब्स हैं, वो उनसे ये जो टैक्स लेते हैं वो मना कर दे। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its forts. और इसके लिए उन्हें अपना व्यापार, और कंपनी को इस बात का विश्वास था, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास था कि जो उनका जो ट्रेड है इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी सेटलमेंट्स को एनलार्ज करना होगा, जो विलेज है उन्हें बायअप करना होगा, और जो फोर्ट्स हैं उन्हें रिबिल्ड करना होगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स इनके बीच थे ये धीरे धीरे क्या और भी ज़्यादा सीरियस मैटर बनते जा रहे थे। उनके बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट्स थे ये बढ़ते जा रहे थे, और इन टकरावों के कारण, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण लास्ट में जो इसकी जो एंडिंग हुई वो हुई थी प्लासे के बैटल के रूप में, ए फेमस बैटल ऑफ प्लासे।
Our next topic is the Battle of Plasse. तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लासी को देख लेते हैं। प्लासी एक प्लेस का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में हुबली रिवर के आसपास कहीं है। तो यहाँ पे इस डिड यू नो में आपको बताया गया है, प्लासी इज़ एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ Palashi, and the place derived its name from the palash tree known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi. तो जो पलासी नाम है, इसका असली नाम पहले पलाशी था, जिसे कि अंग्रेज़ों ने उनकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उन्होंने इसको थोड़ा बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। ये पलाशी नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पलाश के जो फूल होते हैं वो ज़्यादा होते थे, उन फूलों के कारण ही इस जगह को पलाशी कहा गया था। जो पलाश के जो ब्यूटीफुल रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिनसे कि होली पर गुलाल भी बनाया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे, When Alivardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। सबसे पहले बंगाल के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खान को नवाब बनाया गया। तो 1756 में उनकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट द पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे कंपनी के सामने कंपनी इस कई चीज़ों को लेकर काफ़ी वरीड थी, क्योंकि जो ये नवाब थे बंगाल के, ये काफ़ी पावरफुल थे, इनकी पावर से वो काफ़ी वरीड थी, और इसलिए वो ये चाहती थी कि उन्हें एक पपेट रूलर मिल जाए जो कि इन्हें काफ़ी सारी जो ये ट्रेड से रिलेटेड कंसेशंस होते हैं वो दे दे, और कुछ अदर प्रिविलेजेस भी मिल जाए। तो यहाँ पे जो ये पपेट टर्म है, ये किसके लिए यूज़ की गई है? रेफर टू ए पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। तो एक ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जाए, जो कि उस दूसरे की मर्जी से काम करता हो। सो इट ट्राइड though without success to help one of सिराजुद्दौला's rivals become the नवाब। तो इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि कंपनी ने उस बारे में कोशिश की कि जो सिराजुद्दौला है उसके जो राइवल्स हैं उन्हीं में से ही किसी को नवाब बना दिया जाए, जो एक पपेट की तरह उनकी हर बात मानता रहे। लेकिन कंपनी ने क्या था कि यहाँ पे कंपनी के जो ये कोशिशें थी ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, और जो सिराजुद्दौला था उसने ये सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा कि वो उनके जो पॉलिटिकल जो भी मैटर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस बंद कर दे, और उसने कंपनी से ये भी कहा कि जो फोर्टिफिकेशन वो लोग कर रहे हैं उसे भी रोका जाए, और उन्हें रेवेन्यू देने के लिए भी कहा। जब ये दोनों तरफ के लोग इस बात को जो नहीं मान रहे थे, आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, जब ये नेगोशिएशन फेल हो गई, उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई कंपनी की, तो द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउसेज, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. तो फिर जब नेगोशिएशन ये सारे फेल हो गए, तो उसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उसने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ, 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाज़ार, जहाँ पे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे उसने मतलब हमला कर दिया। वहाँ पे उनको कंपनी को कैप्चर करने के लिए उसने वहाँ पे जो भी वेयर हाउस थे उन्हें बंद कर दिया, और जो अंग्रेज़ थे उनके सारे जो उनके आर्म्स थे, जो हथियार थे वो छीन लिए, जो ऑफिसर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया, और जो ब्रिटिश शिप्स थे उन्हें भी अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके बाद जो सिराजुद्दौला नवाब था उसने कंपनी के जो कलकत्ता में जो उनका फोर्ट था उस पर भी कब्ज़ा करने के लिए वो कलकत्ता की तरफ चल पड़ा। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. तो ये सब समाचार सुनने के बाद, जो कि मद्रास में उस समय कंपनी का जो मेन ऑफिसर था, जो कि उस टाइम था रॉबर्ट क्लाइव,
तो उसने जब ये सब सारे मैसेजेस सुने कि कलकत्ता को उनके हाथ से निकल जाने की खबर उसने मद्रास में सुनी, तो वहाँ से उसने अपनी सेनाओं को भेजा। इस सेना में जो नेवल फ्लीट्स, जो भी नौसैनिक बेड़े थे, उन्होंने भी उसकी हेल्प की। इसके बाद जो प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबे समय तक। काफ़ी लंबे समय तक जो नवाब थे उनके साथ इन चीज़ों की, मतलब सेटलमेंट्स की, वो लोग कोशिश करते रहे। नेगोशिएशन मतलब सौदेबाजी थी जो वो चलती रही उनकी। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासे। आखिरकार लास्ट में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपने सैनिक भेज दिए, अपनी आर्मी को उसके खिलाफ भेज दिया। One of the main reason for the defeat of the Nawab was the force led by Mir Zafar, one of Sirajuddaulas commanders, never fought the battle. तो यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये 1757 की जो प्लासे में बैटल हुई थी, इसमें ये सिराजुद्दौला हार गया था। लेकिन इसकी हार का मेजर रीज़न क्या था? इसकी हार का मेजर रीज़न था कि जो इसका एक कमांडर था मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र जो था वो खुद एक मतलब लालची किस्म का व्यक्ति था। वो खुद नवाब बनना चाहता था। और जैसा कि हमने अभी देखा, पीछे भी पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे एक पपेट रूलर चाहिए था जिसे वो अपनी मर्ज़ी से चला सके। तो यहाँ पे इसके लिए उन्होंने मीर जाफ़र को भी लालच दिया कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला एक मेजर रीज़न था इसकी मीर जाफ़र एक मेन रीज़न था सिराजुद्दौला की हार का। उसने उस युद्ध में कभी भाग ही नहीं लिया। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की हार के बाद कंपनी ने जो अपना प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र से, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बाद में मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. तो जो ये प्लासी का जो युद्ध है, जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये फेमस क्यों मानी जाती है? क्योंकि इंडिया में कंपनी की ये एक पहली मेजर विक्ट्री थी कि भारत में रहकर कंपनी ने ये अपनी तरफ से पहली जीत हासिल की थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे इस सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पे इसमें हमने देखा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आए, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रेड शुरू किया, किस किस की उन्होंने हेल्प ली, क्या क्या उन्होंने नेगोशिएशन किए, और कैसे सीधे व्यापार से वो बातें बैटल पर भी चली गई, और प्लासी की बैटल के बारे में भी हमने पढ़ा। तो अब आप लोग भी इसे अब ध्यान से पढ़ेंगे।